नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने सोमवार को दावा किया कि कोई मोदी लहर नहीं है। राणा ने ये बयान अपने निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। बैठक में मीडिया को अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके बयान का वीडियो अब वायरल हो गया है। राणा ने कहा कि हमें ये चुनाव ऐसे लड़ना होगा जैसे कि ये ग्राम पंचायत चुनाव हो। हमें दोपहर तक सभी मतदाताओं को बूथ पर लाना होगा और उन्हें वोट देने के लिए कहना होगा। राणा ने कहा कि इस भ्रम में मत रहिए कि मोदी की लहर है। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि पिछले चुनावों में मोदी लहर के बावजूद मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनी गई थी। बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार के एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि राणा ने जो कहा वो सच है। भाजपा खुद जानती है कि कोई मोदी लहर नहीं है और ये इस बात से झलकता है कि पार्टी एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उसने उन नेताओं को भी ले लिया है जिन पर उसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसे उन नेताओं में चुनाव जीतने की क्षमता नजर आती थी। तापसे ने कहा कि भाजपा में घबराहट है और इसलिए वो अपने कैडर से ग्राम पंचायत की तरह चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। हेमा मालिनी पर टिप्पणी के मामले में इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एक्शन लिया है। आयोग ने आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे तक सुरजेवाला को रैली और जनसभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान वो सार्वजनिक बैठकें, रोड शो, इंटरव्यू और मीडिया में सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। बता दें, उन्होंने कहा था, हमें लोग विधायक सांसद क्यों बनाते हैं? हम हेमा मालिनी तो हैं नहीं कि चाटने के लिए बनाते हैं। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सुरजेवाला ने सफाई दी थी और कहा था, मेरा इरादा उनका अपमान करना या फिर उन्हें आहत करना नहीं था। वायरल वीडियो में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस ने अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि किसानों पर थार चढ़ाने की तस्वीर याद है आपको? उस मामले में मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम भी याद होगा। अब इस वीडियो पर बात करते हैं। मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा टेनी गांव के गरीब व्यक्ति से कह रहे हैं, दिमाग खराब है, एक झापड़ में दिमाग सही हो जाएगा, बैठ बे, जमीन पर बैठाओ उसको। इस दौरान वो अपशब्द भी इस्तेमाल करते हुए सुने जा सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि गांव वाले का कसूर बस इतना था कि उसने गांव में पानी की सप्लाई ना होने की शिकायत कर दी। ये मोदी सरकार का असल चेहरा है। यहाँ देश के गरीब लोगों को गाली देकर कहा जाता है, जमीन पर बैठ, और अपने अमीर दोस्तों के लिए कालीन बिछाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम को लेकर सुनवाई हुई। दायर याचिका में ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों का वीवीपैट से क्रॉस वेरिफिकेशन करने की मांग की गई। 2 घंटे से अधिक समय तक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को पोस्ट कर दिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण अगले दिन 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम में हेरफेर किया गया है, हम कह रहे हैं कि उनमें हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट में प्रोग्रामेबल चिप होते हैं और उनमें दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। ईवीएम पर सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा कि वो क्या राहत चाहते हैं, तो उन्होंने 3 सुझाव दिए। पहला, पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस जाएं, या वोटर्स को वीवीपैट पर्ची दी जाए और उसे वो मतपेटी में डालें और पर्चियों की गिनती की जाए। तीसरा, वीवीपैट के शीशे को पारदर्शी बनाएं और सभी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करें। भूषण ने कहा कि वर्तमान में ग्लास अपारदर्शी है और वोटर्स इसे केवल तभी देख सकता है जब अंदर का बल्ब लगभग 7 सेकंड के लिए जलता है। उन्होंने कहा कि हालांकि वोटर उस पर्ची को कटकर नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता और अगर वीवीपैट और ईवीएम के बीच कोई बेमेल होता है तो केवल वीवीपैट की गिनती ही उस मतदान केंद्र पर लागू हो। ईवीएम पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर मानवीय हस्तक्षेप समस्याएं पैदा करने वाला है। फिर पूर्वाग्रह सहित मानवीय कमजोरियों के बारे में प्रश्न उठेंगे। मशीन सामान्य रूप से बिना किसी गलत मानवीय हस्तक्षेप के ठीक से काम करेगी, सटीक नतीजे होंगे। हाँ, समस्या तब उत्पन्न होती है जब हेरफेर या अनधिकृत परिवर्तन करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप होता है। सुनवाई के दौरान एक अन्य मौके पर बेंच ने भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए वोटों की फिजिकल गिनती की व्यवहार्यता पर भी संदेह जताया। जस्टिस दत्ता ने कहा कि मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है। बता दें, प्रशांत भूषण ने यूरोपीय देशों के बारे में कहा था कि उन्होंने ईवीएम को हटा दिया है और जर्मनी की अदालत ने भी कहा था कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब जस्टिस दत्ता ने कहा कि बंगाल की आबादी जर्मनी से ज़्यादा है, बैलेट से काउंटिंग कैसे होगी?
एलोपैथी के खिलाफ पतंजलि के विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को माफ करने से इनकार कर दिया और फिर से 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम पूरी तरह माफी मांगते हैं। हमें पछतावा है दिखाने के लिए हम जनता में माफी मांगने को तैयार हैं। हमने दावा किया था कि हमारे पास दवाओं की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। रामदेव ने कहा कि हमने जो किया वो उस समय नहीं कहना चाहिए था, हम आगे याद रखेंगे। वो उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से हम नहीं करेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इतने मासूम नहीं हैं। वहीं बालकृष्ण ने भी बेंच से कहा हमें नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य से मुजफ्फरनगर स्कूल थप्पड़ मामले में अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। बता दें, मामला उस घटना से संबंधित है जहां मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक शिक्षिका ने अपने छात्रों से एक छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा था और कथित तौर पर उसके खिलाफ सांप्रदायिक गालियां दी। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बाबा किरोड़ी लाल चुनावी सभा में भीड़ नहीं जुटने से इतने बौखला गए कि गुस्से में छोड़कर निकल लिए। मीणा ने भाजपा मंडल पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए तुमको ऐसी सभा करने के लिए। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो गुस्साए मंत्री ने मंच से नीचे उतरते हुए कहा, चलो अपने अपने घर जाओ, यही मेरा भाषण है, चलो भागो हटो। पीएम मोदी ने यह कहा है कि विपक्ष जो चुनावी बॉन्ड का विरोध कर रहा है वो बाद में पछताएगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था, फिर इससे जुड़े नाम क्यों छिपा रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसे क्यों रोका जा रहा था। साफ है, इलेक्टोरल बॉन्ड हफ्ता वसूली है जिसे नरेंद्र मोदी चला रहे थे। राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निपथ योजना भारतीय सेना और देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले बहादुर युवाओं का अपमान है। ये भारतीय सेना की नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यालय में बनी योजना है जिसे सेना पर थोप दिया गया है। शहीदों के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इंडिया की सरकार बनते ही हम इस योजना को तुरंत रद्द कर पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू करेंगे। राहुल गांधी ने कोझिकोड में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में केवल एक बड़ा मुद्दा है कि आरएसएस और भाजपा संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत के 5-6 बड़े अमीर व्यापारियों का एक साधन है। उनका काम लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाना है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि वो देश में किसानों के मुद्दों, बेरोजगारी या महंगाई के बारे में बात ही नहीं करते हैं। विपक्षी गुट इंडिया पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव उन लोगों को दंडित करने के लिए है जो भारत के संविधान के खिलाफ हैं और देश को विकसित भारत बनाने के केंद्र के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। बिहार के गया जिले में एक चुनावी रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये चुनाव केवल घमंडिया गठबंधन के नेताओं को दंडित करने के लिए है। ये उन लोगों को दंडित करने के लिए है जो संविधान के खिलाफ हैं और भारत को विकसित भारत बनाने की केंद्र की पहल का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी का एएनआई के साथ इंटरव्यू देखा है तो क्या आपने उनकी आंखें देखी हैं। वो ग्रह पर सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी बॉन्ड योजना जिसके माध्यम से भाजपा को जबरन वसूली के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। चुनावी बॉन्ड योजना सबसे बड़ा उगाही रैकेट है। राहुल गांधी ने केरल में कहा कि मीडिया कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के बारे में बात नहीं करेगा। अगर वो चुनावी बॉन्ड पर कोई लेख लिखेंगे तो ईडी, सीबीआई भी उनके घर पहुंच जाएगी। आज देश का ऐसा माहौल है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल से सीएम अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई जो उन्होंने जनता के नाम लिखी है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए एक संदेश भेजा है और उन्होंने लिखा है, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर सीधा हमला किया और लिखा कि उनकी दुर्भावना इतनी बढ़ चुकी है कि केजरीवाल को अपने परिवार से मुलाकात शीशे की दीवार से करनी पड़ती है। दिल्ली में स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालय की दूसरी मंजिल पर मंगलवार को आग लग गई। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ कंप्यूटर और कुछ दस्तावेजों में आग लग गई। इसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव का तापमान बढ़ रहा है, सर्वे वगैरह भी खूब बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में लगी ये आग सरकार के इंटरनल सर्वे का सबसे बड़ा साक्ष्य है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फाइलें जलाने से गुनाह थोड़ी ही छुप जाएंगे।
आम आदमी पार्टी ने गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी स्टार प्रचारकों में शामिल होंगी। इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम भी लिस्ट में शामिल है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 नामों का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। पंजाब की 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सतारा से छत्रपति उदयनराजे भोसले और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से अभिजीत दास बॉबी को टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवारों के लिए 5वीं सूची जारी की है। इस सूची में 11 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें 10 सीटें नई हैं, जबकि एक में पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है। बसपा ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र के लिए भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। यहाँ पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को उतारा है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले को लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे मिलने पहुंचे। ये मुलाकात सलमान खान के घर पर हुई। सलमान खान को पहले भी कई मरतबा जान से मार देने की धमकियां मिली हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके घर को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है। इस मामले पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने जाँच पड़ताल के बाद 2 आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिस और नक्सलियों की भीषण मुठभेड़ में नक्सलियों को ही बड़ा नुकसान पहुंचा है और उनका टॉप कमांडर शंकर राव भी मारा गया है। हालांकि इसके एनकाउंटर में 3 जवान भी घायल हो गए हैं। लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा 2023 के नतीजे आ गए हैं। इस साल परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा में दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान रहे हैं। डी अनन्या रेड्डी इस परीक्षा में तीसरे नंबर पर आई हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीती रात ईरानी विदेश मंत्री से बात की है। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार इस दौरान ईरान ने कहा कि इजरायल पर हमले के बाद अब वो संयम बरतना चाहते हैं। फोन पर हुई बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने वांग यी से कहा कि ईरान का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है और हालात बहुत संवेदनशील हैं। इजरायली वॉर कैबिनेट ने इस बात पर चर्चा की है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब कैसे दिया जाए। अभी तक इजरायल ने यह नहीं बताया है कि इस बैठक में कोई फैसला लिया गया है या नहीं। इजरायल के सहयोगियों ने ईरान के कदम की निंदा की थी, मगर साथ ही बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार से संयम बरतने की अपील भी की थी। ईरान ने संकेत दिए हैं कि उसकी तरफ से मामला अब खत्म हो चुका है, मगर इजरायली सेना के प्रमुख का कहना है कि ईरान को जवाब जरूर दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका नहीं चाहता कि इजरायल की ईरान पर कार्रवाई से दुनिया भर की आर्थिकी पर असर पड़े। राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर हश मनी मामले में मुकदमा शुरू हो गया है। सुनवाई के लिए जूरी का चयन किया जा रहा है। इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति पर उनके यौन संबंधों को लेकर खबरों को दबाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉन एम मर्चन ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर वो कार्रवाई में हस्तक्षेप करेंगे तो उन्हें जेल जाना होगा। उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही उनकी अनुपस्थिति में भी जारी रहेगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।